नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। शादी के लिए पैसे निकालने पर आरबीआई की कड़ी शर्तें, भुगतान के तौर तरीकों और वजहों का देना होगा हिसाब। बेहिसाब खर्च पर आयकर विभाग ने जनार्दन रेड्डी से मांगा जवाब। नोटबंदी पर केंद्र ने किया समिति का गठन, 25 नवंबर तक सौंपेगी रिपोर्ट। साझा रणनीति के लिए विपक्ष की आज फिर बैठक। सार्क की कोशिशों को रोकने पर भारत की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा बिम्स्टेक जैसे विकल्पों पर कर सकते हैं विचार। क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार में बाधा न डालने की नसीहत। उपभोक्ता अदालतों के हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, केंद्र को 4 महीने के अंदर नियम बनाने का निर्देश। कहा कानून को अमल में लाने के लिए बदलाव जरूरी। और इंडोनेशिया गोल्फ प्रतियोगिता में भारत को बड़ी कामयाबी, गगनजीत भुल्लर ने दूसरी बार जीता खिताब। जीव मिल्खा सिंह को दी मात। खबरें विस्तार से। शादी के लिए 2.5 लाख रुपए नकद निकासी की सरकार की घोषणा के 4 दिन बाद सोमवार को रिजर्व बैंक ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैंकों में नकदी की कमी को देखते हुए इस तरह की निकासी पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने नोटबंदी के फैसले के क्रियान्वयन की स्थिति जानने के लिए समिति का गठन किया है। रिजर्व बैंक ने शादी खर्च के लिए माता या पिता के खातों से राशि निकालने के लिए कड़ी शर्तें रख दी हैं। खातों से 2.5 लाख रुपए निकालने के लिए शादी का कार्ड, मैरिज हॉल और कैटरिंग सेवा के लिए एडवांस पेमेंट की रसीद देनी होगी। 8 नवंबर को सरकार के फैसले से पहले खाते में जमा कराई गई रकम पर ही ये सुविधा मिलेगी। ये राशि उसी शादी के लिए होगी जो 30 दिसंबर या उससे पहले हो। शादी वाले परिवार को ये सूची भी सौंपनी होगी कि किन लोगों को और किस मकसद से राशि का भुगतान किया गया है। नकद राशि का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं लोगों को भुगतान के लिए किया जाना चाहिए जिनके पास बैंक खाता नहीं है। बैंकों को इस तरह की निकासी का रिकॉर्ड रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि बैंकों को नकद के बिना NEFT, RTGS, चेक, ड्राफ्ट या डेबिट कार्ड जैसे अन्य साधनों से भुगतान के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। उधर बेटी की भव्य शादी के 5 दिन बाद खनन कारोबारी और नेता जनार्दन रेड्डी को आयकर विभाग ने नोटिस भेजकर 25 नवंबर तक जवाब देने को कहा है। आयकर विभाग ने शादी पर हुए सभी खर्चों का ब्यौरा मांगा है। इस बीच केंद्र ने नोटबंदी के फैसले के क्रियान्वयन की स्थिति जानने के लिए समिति का गठन किया है। समिति के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर हालात का जायजा लेंगे और 25 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बाद बैंक और एटीएम अब तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए नई राहत का ऐलान किया है। अब किसान पुराने नोट से बीज खरीद सकते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सहकारी बैंकों के जरिए किसानों को रबी फसलों की बुआई के लिए धन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। एक दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को बैंक खुले तो भीड़ कुछ ज्यादा थी। ज्यादातर एटीएम बंद रहने या खराब होने से लोगों को मजबूरन बैंक के चक्कर काटने पड़े। इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों के लिए और राहत का ऐलान किया है। अब वो बंद हो चुके 500 के नोट से बीज खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें ये खरीदारी केंद्र या राज्य सरकार के आउटलेट्स या कृषि विश्वविद्यालयों से करनी होगी और इसके लिए पहचान पत्र देना होगा। The government is now, not just now, probably in the last few days, speeded up the process to make sure that more cash goes to ATMs, those which have been calibrated, and also to those branches where people are reporting that they still need. उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2000 का नया नोट आरबीआई कानून के तहत बिना किसी अधिसूचना के लाया गया। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी के 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनकी तिजोरी भरेगी, उनके जो बैंक लोन हैं माफ होंगे और जो हमारे गरीब लोग लाइन में खड़े हुए हैं उनको उनका नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोटबंदी का विरोध तेज कर दिया है। उन्होंने 23 और 24 नवंबर को दिल्ली और 29 नवंबर को लखनऊ में प्रदर्शन करने का ऐलान किया। Because politics is not stronger than the public.
If public is safe, political parties are safe. If public is not safe, then political parties are not safe. So we want that everybody must oppose this. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने आदिवासियों के लिए पैन संख्या बताने की जरूरत खत्म करने और जिला सहकारी बैंकों में नोट बदलने की सुविधा देने की मांग की। Ensure availability of at least 12 to 14 days of cash requirements with bank branches in the state, especially for rupees 100 and rupees 500 currency notes. इस बीच सुप्रीम कोर्ट केंद्र की ट्रांसफर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। केंद्र ने मांग की है कि नोटबंदी से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई या तो सुप्रीम कोर्ट करे या फिर कोई हाई कोर्ट। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट आज पुराने नोट बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करेगा। इस बीच 10 नवंबर से 18 नवंबर के बीच बैंकों में 5,12 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। वहीं 33,000 करोड़ के पुराने नोट बदले गए हैं। वहीं काउंटर और एटीएम से 1 लाख करोड़ से ज्यादा नकदी बांटी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बाद आरबीआई ने कर्जदारों को बड़ी राहत दी है। बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से 1 करोड़ तक कर्ज लेने वालों को कर्ज चुकाने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। कर्जदारों को अब कर्ज चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। ये राहत उनके लिए है जिन्हें 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच कर्ज चुकाना है। अब ये लोग 31 मार्च तक कर्ज वापस कर सकेंगे। दरअसल नोटबंदी के चलते बैंकों में भारी भीड़ है। इससे चेक क्लियरेंस से लेकर बैंकों की दूसरी सेवाओं पर असर पड़ा है। वहीं एक सप्ताह में 24,000 रुपए ही निकालने की बाध्यता ने भी कर्जदारों को परेशान कर रखा है। वहीं कई बैंकों ने नया कर्ज देना बंद कर दिया है। मैं एक नई एप्लीकेशन देना चाहता हूं एजुकेशन लोन के लिए, मैं नई एप्लीकेशन देना चाहता हूं कोई पर्सनल लोन के लिए, वो कोई भी बैंकर जो है उसको आज एंटरटेन नहीं कर रहा है क्योंकि उनके पास समय नहीं है। वो भी बिल्कुल जस्टिफाइड है। एक जहां पर आपका 1 या 2 काउंटर होते थे ब्रांच में कैश के, रिसीट के और पेमेंट के, वहां पर आपके 3 या 4 काउंटर बना दिए गए हैं क्योंकि पब्लिक की भीड़ बहुत ज्यादा है। जानकारों का मानना है कि बैंकों में डिपॉजिट बढ़ने से भविष्य में ब्याज दरें घट सकती हैं। The negatives are short time, temporary, and to a modest extent, I believe that from 1st January 2017 onwards, we will see only the positive gains, and those gains would be very solid and longer lasting. 500 और 1,000 के पुराने नोट बंद होने के बाद बैंकों में ये नोट जमा हो रहे हैं। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राजधानी दिल्ली में सोमवार को बैंक की कतार में खड़े रहने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। 49 साल के सतीश कुमार उत्तम नगर के रहने वाले थे और सब्जी बेचने का काम करते थे। सतीश 50,000 रुपए के 500 और 1,000 रुपए के नोट बैंक में जमा कराने के लिए कतार में लगे थे। ये घटना पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा के बाहर हुई। दोपहर करीब 2:30 बजे सतीश कतार में खड़े खड़े गिर गए। मौत की वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। पिछले हफ्ते भी पुरानी दिल्ली में बैंक कतार में खड़े एक युवक की मौत का मामला सामने आया था। हौज काजी इलाके में लाल कुआं इलाके में रहने वाले रहमान को लाइन में खड़े खड़े हार्ट अटैक आया था। और नोटबंदी का विरोध करने के लिए कांग्रेस समेत 10 विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। इन दलों ने सोमवार को एक सुर में सरकार के इस कदम की निंदा की। उधर राज्यसभा की कार्यवाही में लगातार तीसरे दिन अवरोध हुआ। सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। नोटबंदी के मुद्दे पर 10 विपक्षी दलों ने सोमवार को कार्यवाही शुरू होने से पहले बैठक की। कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, बीएसपी, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी, आरजेडी, जेएमएम और डीएमके के नेताओं ने मिलकर सरकार को घेरने का फैसला किया। ये दल बुधवार को संसद परिसर में धरना भी देंगे। साथ ही हर दिन के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे। इसका असर सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही में भी दिखा। एकजुट विपक्ष ने लगातार तीसरे दिन इस मुद्दे को उठाया। विपक्ष की मांग थी कि नोटबंदी से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो 70 लोग अभी पिछले 15 दिन में लाइन में खड़े होकर पूरे देश में मर गए हैं, वो भी तो हमारे देशवासी हैं, वो भी गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके लिए भी तो यहाँ एक चेयर की तरफ से रेजोल्यूशन आना, यही हमारी मांग है। जो बड़े नोटों पर जो पाबंदी लगाई है, जिसको लेकर काफी लोग मर चुके हैं, कोई भूखे रहकर, कोई प्यासे रहकर, कोई किसी को दवा नहीं मिली है,
कोई सदमे से मर गए हैं, कोई बच्चों की शादी नहीं कर पाए, उससे मर गए हैं, उनका क्या होगा? 11 बैंक कर्मचारी मरे हैं क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रहे थे, वो दबाव की वजह से। अब ये लोग जो मरे हैं तरसते हुए, उनके लिए अपना हाउस श्रद्धांजलि अर्पित करे, ये प्रस्ताव है हमारा। हम चाहते हैं कि आप सदन की राय लीजिए। नेता सदन अरुण जेटली ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल नोटबंदी पर बहस से भाग रहे हैं। Why are they running away from that debate? जो इस नीति का जो मेरिट डीमेरिट है उस डिबेट के अंदर आ जाएगा। ये स्पष्ट है कि विपक्ष बहस के लिए तैयार नहीं है और सदन को डिसरप्ट करने के रोज नए नए तरह के तरीके ढूंढ रहा है। हालांकि आसन ने साफ किया कि श्रद्धांजलि का फैसला खुद से नहीं लिया जा सकता। No, for obituary is not done by censor house. What are you talking? You can't be so insensitive. Obituary is not done by taking the censor house. You can't be so insensitive. No. And what is the authenticity of the number you are saying? नोटबंदी पर सदन में अवरोध बना रहा और इसी वजह से शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल पाया। विपक्ष चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के मौजूद रहने की मांग कर रहा है, जबकि सरकार इससे इनकार कर रही है। गतिरोध भोजनावकाश के बाद भी जारी रहा और कार्यवाही पहले 3 बजे और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हादसे का शिकार हुए पुखराया मालसा रेल रूट को फिर से खोल दिया गया है। यहां ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। रेलवे ने हादसे के दौरान क्षतिग्रस्त हुई पटरी को बदलने का काम कल ही पूरा कर लिया था। इसके तहत दोनों स्टेशन के बीच 500 मीटर पटरी को बदला गया। हालांकि इस दौरान कई ट्रेनों को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। रेलवे ने पटरी से गुजरने के दौरान ट्रेनों की गति धीमी रखने का निर्देश जारी किया है। रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हादसे के बाद 29 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। ट्रेन हादसे के बाद प्रशासन के पास शवों को सुरक्षित रखने का पुख्ता इंतजाम नहीं है। शवगृह में जगह नहीं होने के बाद अधिकारियों ने शवों को आलू वाले कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया। पोस्टमार्टम हाउस में चारों तरफ पड़ी लाशें, चारों तरफ बर्फ की सिल्लियां और आलू की जगह कोल्ड स्टोरेज में रखी लाशें। ये तस्वीरें हैं इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे के बाद के शवों को रखने के लिए की गई व्यवस्था की। पोस्टमार्टम हाउस में लाशें रखने के लिए एक भी डीप फ्रीजर नहीं है। परिजनों को शवों की शिनाख्त के लिए कोल्ड स्टोरेज भेजा जा रहा है। ऐसा हुआ कि वहाँ पे ठंडा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, बॉडियां खराब ना हो, इसलिए यहाँ पे सबको लाके रखा गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री शिवाकांत ओझा ने इस फैसले का बचाव किया। उन्होंने राज्यसभा टीवी से बातचीत में कहा कि शवों को सुरक्षित रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। 5 जिले के डॉक्टर्स को पोस्टमार्टम के लिए बुलाया है और उनको हमने कोल्ड स्टोरेज में रखवा रखा, जिससे उनकी लाशें खराब न हो और चिन्हित हो जाएं। तो उन सबको आप सोच लो, इतनी बड़ी संख्या में हमने 24 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम करा दिया सबका। प्रशासन के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज में 72 घंटों तक शवों को रखा जाएगा। जिस शव की शिनाख्त नहीं हो पाएगी, प्रशासन उसका अंतिम संस्कार करेगा। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, पुखराया, कानपुर देहात। सोमवार को देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आज ही नतीजों का ऐलान भी होगा। कल असम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पुडुचेरी में 8 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। लोकसभा सीटों में असम और मध्य प्रदेश की एक सीट, जबकि पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर वोट डाले गए थे।
विधानसभा सीटों के मामले में मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के एक एक सीट के लिए मतदान हुआ था, जबकि अरुणाचल और त्रिपुरा की 2-2 सीटों के लिए कल वोट डाले गए थे। इसके अलावा तमिलनाडु की 2 विधानसभा सीटों अरावकुरुची और तंजावुर के वोटों की गिनती भी आज हो रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान वोटरों को धन बांटने के आरोपों के बाद इन दोनों सीटों पर मतदान रद्द हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक इंटरव्यू में कांग्रेस की वापसी की बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी के बीच किसी तरह की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका बेहद अलग है। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए कई नेता मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीति में प्रवेश को अपने जीवन का पहला कठिन फैसला बताया है। सोमवार को एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आम आदमी से सहानुभूति रखती थीं, लेकिन आज के नेताओं में ये भावना दिखाई नहीं देती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से तुलना किए जाने पर उन्होंने असहमति भी जताई। It doesn't trouble me because I don't believe in it at all. I have my own very clear view. There is no comparison. There is no comparison. Absolutely not. इंटरव्यू में सोनिया गांधी ने कई अहम मुद्दों पर बात की। राजनीति में परिवारवाद के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो एक राजनेता का बेटा भी राजनेता बन सकता है। पार्टी की वर्तमान स्थिति पर बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हालात जल्दी सुधरेंगे। उन्होंने कहा कि ताजा स्थिति में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। I think that it is absolutely possible. Not only it is possible, we will come up from 44 seats. Absolutely. In politics, you win, you lose. You come up in power, you go down. It's part of life. In every sphere of life. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने के मसले पर बात करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि यह फैसला पार्टी करेगी। सोनिया गांधी ने 9 साल बाद किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सार्क देशों के प्रयासों का सहयोग नहीं करने पर भारत ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि अगर उसका ये रवैया बरकरार रहा तो भारत बाकी सदस्यों के दूसरे विकल्प पर विचार कर सकता है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि इस मामले में किसी दूसरे की दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। सार्क का सदस्य होने के बावजूद सार्क की कोशिशों में अड़ंगा लगाने वाले पाकिस्तान को भारत ने कड़ी चेतावनी दी है। सोमवार को विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो भारत सदस्य देशों समेत बिम्स्टेक जैसे अन्य विकल्पों पर विचार कर सकता है। सार्क के प्रयासों को सफल बनाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग जरूरी है, जिसके लिए कुछ बुनियादी मानक तैयार करने होंगे। अगर आप कहें कि मैं क्षेत्रीय सदस्य तो हूं, लेकिन व्यापार, संपर्क और परिवहन को मंजूरी नहीं दूंगा, तो ये प्रयास कैसे संभव होगा? एक कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश सचिव ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मसलों को हल करने के लिए किसी तीसरे देश के दखल की जरूरत नहीं है। ये बात उन्होंने चीन की तरफ से आई उस नसीहत के बदले दी जिसमें चीन ने कश्मीर मसले पर भारत पाकिस्तान को बातचीत के जरिए समझौता करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि इस तरह से भ्रम और अपेक्षाएं बढ़ेंगी। सामरिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर बात करते हुए विदेश सचिव ने कहा कि भारत की नीति इस मामले में हमेशा साफ रही है। परमाणु हथियारों की बात हम नहीं करते, कोई और करता है। चीन और पाकिस्तान के रिश्तों पर बोलते हुए विदेश सचिव ने बताया कि इस संबंध के चलते कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो भारत के लिए चिंता खड़ी कर सकते हैं। इसमें पाक आर्थिक गलियारे का मुद्दा भी शामिल है। चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रास्ते इसका निर्माण कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की उपभोक्ता अदालतों के बुनियादी ढांचे में कमी पर चिंता जताई है। कोर्ट ने इसके प्रति केंद्र और राज्य सरकारों की उदासीनता पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उपभोक्ता अदालतों में व्यवस्थागत बदलाव करने का आदेश दिया। साथ ही केंद्र को 4 महीने के भीतर आदर्श नियम को बनाने और उन्हें मंजूरी के लिए शीर्ष अदालत में पेश करने के लिए कहा। मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने टिप्पणी की कि उपभोक्ता अदालतों की दयनीय हालत की मुख्य वजह खराब संगठनात्मक संरचना, पर्याप्त और प्रशिक्षित श्रम बल का अभाव और उपभोक्ता फोरम में योग्य सदस्यों की कमी है।
लोढ़ा समिति ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई अधिकारियों को पद से हटाने के लिए एक याचिका दायर की है। लोढ़ा समिति ने कोर्ट से पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई को बीसीसीआई का पर्यवेक्षक नियुक्त करने का अनुरोध किया है। बीसीसीआई ने लोढ़ा समिति की सिफारिशों को अब तक लागू नहीं किया है। इसके बाद समिति ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये सिफारिश की। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कोर्ट 70 साल की उम्र पार कर चुके बीसीसीआई के पदाधिकारियों को हटाने का आदेश दे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मुंबई की विशेष अदालत के जरिए ब्रिटेन से कारोबारी विजय माल्या को वापस देश लाने के लिए प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल किया। इसके बाद विशेष अदालत से ब्रिटेन के सक्षम प्राधिकार से माल्या के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया। विजय माल्या 2 मार्च को देश छोड़कर चले गए थे। सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2015 को माल्या के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की अपील की थी। थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिरिंधोर को संस्कृत भाषा में उनके योगदान के लिए 2015 के विश्व संस्कृत पुरस्कार से नवाजा गया। सोमवार को दिल्ली में हुए कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने उन्हें ये पुरस्कार दिया। अवार्ड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की तरफ से दिया गया। सिरिंधोर संस्कृत और पाली की शिक्षाविद और स्कॉलर हैं। साथ ही साल 2016 के संस्कृत सम्मान से प्रोफेसर जॉर्ज कार्डोना को नवाजा गया। कार्यक्रम में विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर भी मौजूद थे। Much of Indian cultural landscape has been formed by Sanskrit, and the modern Indian languages bear the impact of the magnificence and richness of Sanskrit. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आज मालदीव के उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जिहाद से मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति के सरकारी आवास पर हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और कारोबारी सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। मालदीव के उपराष्ट्रपति आज दिल्ली में 30वें मालदीव इन्वेस्टमेंट फोरम में हिस्सा लेंगे। जापान में आज सुबह भूकंप के शक्तिशाली झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.9 मापी गई। हालांकि इसमें किसी तरह के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। भूकंप का केंद्र फुकुशिमा तट के नजदीक जमीन से 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। परमाणु संयंत्र को भी नुकसान हुआ है। भूकंप के फौरन बाद सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। सरकार ने सागर में 10 फीट ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा हालात का जायजा लेने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इससे पहले अप्रैल में जापान के कुमामोटो प्रांत में अप्रैल में आए भूकंप में 50 लोगों की मौत हो गई थी। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए बम धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 32 हो गई है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद को समर्थन बंद करने पर जोर दिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल कल दोहरे बम धमाके से दहल उठी। पहला धमाका सुबह बेरगामी जिले में हुआ, जहां 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके कुछ ही घंटे बाद एक आत्मघाती हमलावर ने शिया मस्जिद को निशाना बनाया, जिसमें 32 लोगों को जान गंवानी पड़ी। धमाके के वक्त मस्जिद में सैकड़ों लोग मौजूद थे। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। दाखिल मस्जिद یک حمله انتحاری توسط یک فرد انتحار کننده صورت گرفته و منجر به شهادت 27 تن از هموطنان ما و مجروحیت 35 تن شده. مجروحین و اجساد شهدا به شفاخانه انتقال شده. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए आतंकियों को मिलने वाला समर्थन पूरी तरह बंद होना चाहिए। अफगानिस्तान में हाल ही में शिया समुदाय के लोगों पर हमलों में इजाफा हुआ है। इससे पहले 15 नवंबर को हुए एक हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चीन के शांगजी प्रांत में कई वाहनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 लोग घायल हो गए। हादसा एक एक्सप्रेसवे पर हुआ, जिसमें 37 वाहन आपस में भिड़ गए। इनमें ज्यादातर भारी सामान से लदे ट्रक शामिल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई वाहन एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। इसके अलावा कई के परखच्चे उड़ गए। सड़क पर फिसलन को हादसे की वजह बताया जा रहा है। और अब खेल की खबर। विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 246 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे हो गया।
5वें दिन इंग्लैंड के 8 बल्लेबाज 71 रन ही बना सके और पूरी टीम 158 रन पर ढेर हो गई। इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 455 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 255 रन ही बना सकी। 200 रन की बढ़त के साथ दूसरी पारी में भारत ने 204 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 405 रनों का लक्ष्य रखा। भारत की ओर से मैच में 248 रन बनाने वाले कप्तान विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। सीरीज का तीसरा टेस्ट 26 नवंबर को मोहाली में खेला जाएगा। भारतीय गोल्फ खिलाड़ी गगनजीत भुल्लर ने बैंक BRI JCB इंडोनेशिया ओपन जीत लिया है। भुल्लर ने 4 अंडर पार 68 का स्कोर करके $3 लाख की इनामी राशि का यह खिताब जीता। भारत के ही खिलाड़ी और 2 बार एशियाई टूर नंबर 1 जीव मिल्खा सिंह संयुक्त को दूसरे स्थान पर रखा गया। एशियाई टूर पर यह उनकी 7वीं जीत है। भुल्लर ने यह खिताब दूसरी बार अपने नाम किया है। इससे पहले 2013 में उन्होंने यह टूर्नामेंट जीता था। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। शादी के लिए पैसे निकालने पर RBI की कड़ी शर्तें, भुगतान के तौर तरीकों और वजहों का देना होगा हिसाब। बेहिसाब खर्च पर आयकर विभाग ने जनार्दन रेड्डी से मांगा जवाब। नोटबंदी पर केंद्र ने किया समिति का गठन, 25 नवंबर तक सौंपेगी रिपोर्ट। साझा रणनीति के लिए विपक्ष की आज फिर बैठक। सार्क की कोशिशों को रोकने पर भारत की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा बिम्स्टेक जैसे विकल्पों पर कर सकते हैं विचार। क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार में बाधा न डालने की नसीहत। उपभोक्ता अदालतों के हाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, केंद्र को 4 महीने के अंदर नियम बनाने का निर्देश। कहा कानून को अमल में लाने के लिए बदलाव जरूरी। और इंडोनेशिया गोल्फ प्रतियोगिता में भारत को बड़ी कामयाबी, गगनजीत भुल्लर ने दूसरी बार जीता खिताब। जीव मिल्खा सिंह को दी मात। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।